लॉकडाउन का भी हो, हर एक मामले में उनको विरोध हुआ है, लेकिन यहां पर पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल को साथ लेकर के चले। और अगर मैं बात करूं तो डीमोनेटाइजेशन की, मुझे याद है उस समय हमारे राजनीतिक दल लाभ उठाने के लिए किस तरीके से जनता को उकसा रहे थे। आप भूल गए होंगे, मैं भूलता नहीं, किस तरीके से जनता को उकसा रहे थे। लेकिन भारत का आम व्यक्ति बैंक के सामने घंटों खड़ा रहा, लेकिन ही सपोर्टेड द डीमोनेटाइजेशन प्रोग्राम। दिस इज पीपल्स पार्टिसिपेशन। और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि लीडरशिप पर भरोसा होता है तो किस तरीके से जनता बिहेव करती है, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर मैं बात करूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, यही देश है जहां एजुकेशन पॉलिसी को लेकर एजुकेशन की मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस एक साथ नहीं हो पाती थी। वहां आज हम एजुकेशन पॉलिसी पर एक साथ आ गए। क्यों? क्योंकि कंसल्टेशन इतना वाइड हुआ कि उस कंसल्टेशन के कारण सीमलेस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। हेल्थ पॉलिसी 2017 की, आपको पता ही नहीं चला कि नई हेल्थ पॉलिसी आ गई। आपको इसलिए नहीं पता चला क्योंकि कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं आई। और कंसल्टेशन इतनी वाइड हुई और इतनी होलिस्टिक अप्रोच में हुई कि वह सब भी आप लोगों ने देखा है। स्वच्छ भारत अभियान, आपके ही आंकड़े बताते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम। सिर्फ टॉयलेट्स बनाना ही नहीं, लेकिन हेल्थ के इंडिकेटर से भी ले तो हमको स्वच्छ भारत अभियान का सीधा फायदा दिखता हुआ नजर आता है। जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के जो उनको जो प्रॉब्लम्स होती थी उसमें डिक्लाइन आ गया है, तो ये सारी बातें हमको जनता के सपोर्ट से मिली हैं। जब मैं ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की बात करता हूं तो आपने देखा होगा डीबीटी का लगभग 130 टाइम्स ट्रांजैक्शन बढ़ गया है। और उसी तरीके से जैम ट्रिनिटी ने 3.9 लाख करोड़ की लीकेज को रोका है। और उसी तरीके से हमारे ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन को और उसको भी हम लोगों ने लॉन्च किया ताकि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का प्रोसेस को अडॉप्ट करे और कोई भी ऑनेस्ट टैक्स पेयर को उसका लाभ मिल सके। प्रगति के माध्यम से सारी स्कीम्स को एक तरीके से कोशिश की गई है कि जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे जिसके बारे में चर्चा नहीं होती थी वह भी चर्चा हो और उसको भी सही ढंग से हम जनता के लिए समर्पित कर सके, इस बात का प्रयास हुआ है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये स्लोगन नहीं है, जीएसटी इज एन एग्जाम्पल और ये बोल्ड डिसीजन का एक एग्जाम्पल है। आखिर जीएसटी के पीछे डेलिब्रेशंस तो सालों से चल रही थी, व्हाई इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। और इम्प्लीमेंटेशन में 17 टैक्सेस, 13 सेसेस, सरचार्जेस को सब्स्यूम किया गया है और सभी स्टेट्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और आज टैक्स कलेक्शन 20.8 लाख करोड़ अ ईयर हो चुका है। उसी तरीके से टैक्स डिवोल्यूशन को स्टेट्स को 283% बढ़ा है। हमारे स्टेट्स, आपको मालूम है कि राजनीतिक कारणों से कुछ लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं स्टेट्स की अनदेखी हो रही है, स्टेट्स की अनदेखी हो रही है। द इंक्रीज इज 283% इंक्रीज। और मैं बतौर हेल्थ मिनिस्टर कहता हूं कि जब भी कोई आता है हम हमेशा सबको बोलते हैं फाइनेंस इज नॉट द प्रॉब्लम, इंप्लीमेंटेशन इज योर प्रॉब्लम। आप उसको इंप्लीमेंट करो, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको हम करके दिखा रहे हैं। उसी तरीके से हमारी नीति आयोग की रेगुलर मीटिंग्स होना, चीफ मिनिस्टर्स का पार्टिसिपेट करना, कोरोना के दौरान 11 फॉर्मल मीटिंग्स हुई। इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सबको साथ लेकर के चलने का मोदी जी का मन और मोदी जी के द्वारा हमेशा उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और स्टेट्स को, और प्रधानमंत्री जी तो कई बार कहा है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमको प्रदेशों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लाने के कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये मोदी जी ने दिया। ये स्टेट्स के ही तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको मेन स्ट्रीमिंग करने का और उनको ताकत देने का काम किया जा रहा है। फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है। और फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट अगर हम कहते हैं तो चाहे वो इंडिया का एआई मिशन हो, फिर चाहे वो हमारा
स्कीम्स को आगे बढ़ाने का हो, चंद्रयान 3 हो, आदित्य L1 हो या फिर गंगायान मिशन हो, ये सब देश को फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से कैसे देख रहे हैं उसका एक जीता जागता तस्वीर है। और फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विकसित भारत की कल्पना को साकार करना। उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर समस्या को सामने से कन्फ्रंट किया है। ही हैज कन्फ्रंटेड फ्रॉम द फ्रंट, कभी इधर उधर की बात नहीं की है। और आज मैं इसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा। एग्जाम्पल्स मेरे पास बहुत है, लेकिन जब उरी की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, इसका जवाब दिया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्राइम मिनिस्टर ने अपने दुश्मन को सीधा सीधा संकेत किया। यह पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया। आप सब लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, इसके वाक्य का अर्थ समझना चाहिए। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जब पुलवामा की घटना घटी तो आप शब्द याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ। इस बार बिहार में पटना में, सीवान था शायद, मधुबनी में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हें कल्पना से भी बाहर जवाब दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि उनके ठिकाने, टेररिस्टों के ठिकाने और उनके एयरबेस सारे के सारे ध्वस्त कर दिए गए, बियॉन्ड उनकी कल्पना से। तो और ये न्यू नॉर्मल बन गया है। दिस इज द न्यू नॉर्मल। प्रधानमंत्री जी ने इस कन्फ्रंट करते हुए सामने से कहा है, एक स्पष्ट रूप में कहा है कि कोई भी टेररिस्ट घटना को एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। और साफ कहा है कि ये न्यूक्लियर वॉर की गीदड़ भभकी बंद करो। और साफ कहा है कि टेररिस्ट और टेररिस्ट को संरक्षण देने वाले में अंतर नहीं समझा जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि हम, चाहे वो कोरोना की घटना हो, चाहे वो टेररिज्म की घटना हो, किसी भी घटना को कन्फ्रंट इस सरकार ने पिछले 11 सालों में सामने से किया है और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर मैं लेफ्ट विंग टेररिज्म की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करूं, नक्सलाइट्स की बात करूं, मैं 6 साल छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूं। मैंने कोंटा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स घूमे हुए हैं, अच्छे तरीके से नाइट स्टे किया है। मुझे मालूम है कि नक्सलाइट प्रोन एरिया की हालत क्या होती है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 126 टू 18 डिस्ट्रिक्ट्स। और सारे टॉप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। और हमारा रिडक्शन ऑफ वायलेंस 53% है। जो फेटलिटीज सिक्योरिटी फोर्सेस की होती थी उसका रिडक्शन 72% है और रिडक्शन ऑफ डेथ 70% है। तो लगभग हम उसको समाप्त करने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। एक समय था कि एक डिफेंस मिनिस्टर ये कहते थे कि हम बॉर्डर के रोड्स इसलिए नहीं बनाते हैं ताकि दुश्मनों को आने का मौका न मिले। और आज बॉर्डर रोड्स में 8,000 किलोमीटर्स के बॉर्डर रोड्स और ब्रिजेस के बनाने का काम, और उसको भी परमानेंट ब्रिजेस बनाने का काम लगभग 400 बने हैं। अटल टनल की बात करें, अगर सेला टनल की बात करें या श्रीकुंडला टनल की बात करें, ये मेजर ब्रिजेस हैं जो हमारे को सिक्योरिटी के एंगल से बहुत महत्वपूर्ण है और जो देश की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूं, रोड्स, एयरवेज, रेलवेज, ब्रिजेस, तो बड़ी लंबी फहरिस्त है उसकी जो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ,
चेनाब की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा कि नरसिम्हा राव जी के टाइम पर शिलान्यास रखा गया था। देखिए गवर्नमेंट के एक्शन को, नरसिम्हा राव जी के टाइम पर 1995 में रखा गया था और इसको अटल जी ने प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया और पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 जून को, अभी 3 दिन पहले, उसको पूरा किया। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए समस्याओं को टालते रहना ये इस सरकार की न रीति रही न नीति रही। सरकार ने समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हुए कोशिश की कि उनके जीवन में सुधार हो और आज पूरी ताकत के साथ हम विकसित भारत की ओर एक लंबी छलांग लेने के लिए तैयार हुए हैं। पिछले 11 वर्षों में मैंने पहले कहा कि अनइमेजिनेबल, जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो काम हुए हैं और इसके साथ साथ पिछले 11 साल में देश को एक विकसित भारत की तरफ ले जाने में और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चल करके आगे बढ़ने में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा है। और आज 11 साल पूरे होने पर मैंने कोशिश की, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड the whole work done in last 11 years, but I've tried to point out some major things and I've tried to highlight the issues, the policies and programs जिनके माध्यम से इस कार्य को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अभी अध्यक्ष जी के भाषण के दौरान, प्रेस वार्ता के दौरान ही बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों के मैसेज आए हैं सवालों के लिए। इतनी बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ सवालों का जरूर जवाब, सवाल आप लोगों के लिए। इसके एकदम बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करना, आप सब लोग उसमें भी आमंत्रित हैं। तो कुछ सवाल जरूर हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए। संजय जी। देवेंद्र परासर, इंडिया टीवी। सर, मेरा सवाल ये है, और पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बैकग्राउंड में रक्षा के क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में या फिर विदेश नीति को लेकर जो उपलब्धियां रही मोदी सरकार के अंतर्गत, और एनओपी राहुल गांधी जैसे सवाल खड़े कर रहे हैं कि जेएसपी कोलैप्स कर गई या ऑपरेशन सिंदूर चली गई, जितने फाइटर जेट हमारे नुकसान हुए, इन आलोचनाओं को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं यही इसी तरीके से देखता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनका उद्देश्य कम से कम समझना बड़ा मुश्किल है। ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं तो कहते हैं हम देश के साथ खड़े हैं, बाहर जाते हैं तो प्रश्न खड़े करते हैं, और प्रश्न भी वो खड़े करते हैं जो बेबुनियाद है। इसलिए इस तरीके का नैरेटिव बनाने का काम, मैं सिर्फ एक यही कह सकता हूं कि एक गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका वो अदा कर रहे हैं। रामनारायण श्रीवास्तव। हाँ, रामनारायण। देखिए, पार्टी सक्रिय है और पार्टी एक्टिवेटेड है। जनता में जनमानस बने, इसके बारे में चर्चा हो, ये पीपल्स मूवमेंट भी बने और इनैक्टमेंट भी हो, हम कमिटेड हैं। नीरज पांडे। नहीं, मैंने यही कहा ना कि उनको, आप उनको देखिए, उनकी सारी लीडरशिप को देखिए, चाहे जयराम रमेश जी भी मूल इशू पर कभी भी चर्चा नहीं करते। राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये गलत है क्या? सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं और 11 साल पूरे होने पर पार्टी का जिस पार्टी का नेतृत्व है
उसका अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष एड्रेस करता है तो प्रॉब्लम क्या है? और जितना प्रधानमंत्री जी जनता से कन्वर्स करते हैं उतना तो शायद जयराम जी अपनी जिंदगी में किसी से बातचीत नहीं की होगी। अखिलेश सिंह, टाइम्स ऑफ इंडिया। नहीं, देखिए, मैंने फिर कहा कि शब्द ही गैर जिम्मेदाराना है। आप हिमाचल जीत लेते हो, कर्नाटक जीत लेते हो, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आप जब चुनाव हार जाते हो तो ये तो बचपन में सुना था ना कि जब जीतने लगो तो हम बहुत अच्छे क्रिकेटर और हारने लगो तो अंपायर गलत है। तो ये कोई तरीका थोड़ी ना है, सोचने का भी कोई तरीका नहीं है। और मैं सच बताता हूं, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। आप देखिए, उन्होंने 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जुड़ गए, इतने वोट जुड़ गए, हर बार आंकड़े अलग अलग हैं। तो जो इतने कैजुअल अप्रोच के साथ इतनी बड़ी संस्था को अटैक करते हो, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि उनका नेतृत्व कैसा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके बारे में वो सोचे। बिल्कुल जुड़ा हुआ नाम है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैं ऑपोजिशन में रहा हूं। ऑपोजिशन को किस तरीके से सरकार में आना होता है, इसके तरीके अलग होते हैं। अखिलेश शर्मा, इंडिया, एनडीटीवी। देखिए, एनडीए पूरा कार्यकाल भी करेगी और अगला कार्यकाल भी करेगी, आप उस पर चिंता ना करें। दिक्कत यह है कि जिन लोगों को तकलीफ है वो तो हमेशा इस तरीके की बातचीत करते रहेंगे। उनको कोई देश आगे बढ़े। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। भारत के मंच पर होने वाला है सुर की ऐसी जंग जिसमें दिखेगा लोक गायकी का असली रंग।